हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो है फुल रिजर्व बैंकिंग है और फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग है और बैंक संचालन, जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो भारत में बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित मुद्दे। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। अर्थशास्त्रियों के बीच फुल रिजर्व बैंकिंग है, 100% रिजर्व बैंकिंग बनाम है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग का मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि दोनों प्रणालियों के अपने समर्थक और आलोचक है। आर्थिक विकास तथा वित्तीय स्थिरता पर उनके संभावित प्रभाव का आकलन करने के लिए उनके बीच महत्वपूर्ण अंतर को समझाना आवश्यक है। फुल रिजर्व बैंकिंग बनाम फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग फुल रिजर्व बैंकिंग जमा की सुरक्षा के बारे में समझते हैं। तो देखिए, फुल रिजर्व बैंकिंग के तहत बैंकों को ग्राहकों से प्राप्त मांग जमा को उधार देने से सख्ती से प्रतिबंधित किया जाता है, जिससे प्रतिबंध के जोखिम को कम किया जा सकता है। इसके बजाय उन्हें केवल संरक्षक के रूप में कार्य करते हुए इन जमाओं का 100% हमेशा अपने कक्ष में रखना चाहिए। बैंक इस सेवा के लिए शुल्क लेकर जमाकर्ताओं के पैसों के सुरक्षित रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। बैंक केवल सावधि जमा के रूप में प्राप्त धन को उधार दे सकता है। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग क्रेडिट और जोखिम का विस्तार क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग प्रणाली जो वर्तमान में चलन में है, बैंकों को उनकी रिजर्व में रखी नकदी से अधिक धन उधार देने की अनुमति देती है। यह प्रणाली उधार देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मनी पर बहुत अधिक निर्भर करती है। यदि कई जमाकर्ता एक साथ नकदी की मांग करते हैं तो बैंक बंद होना एक संभावित जोखिम है। बैंक बंद होने से कई जमाकर्ताओं द्वारा एक साथ नकदी की मांग करने का संभावित जोखिम है। हालांकि केंद्रीय बैंक तत्काल संकट को टालने के लिए आपातकालिक नकदी प्रदान कर सकता है। अलग अलग दृष्टिकोण क्या है, आइए समझते हैं। तो देखिए, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के समर्थकों का तर्क है कि यह अर्थव्यवस्था को केवल जमाकर्ताओं की वास्तविक बचत पर निर्भर होने से मुक्त करके निवेश तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। दूसरी ओर फुल रिजर्व बैंकिंग के समर्थकों का तर्क है कि यह फ्रैक्शनल रिजर्व प्रणाली से निहित संकटों को रोकता है तथा अधिक स्थिर अर्थव्यवस्था की ओर ले जाता है। मांग जमा और सावधि जमा के बीच अंतर क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मांग जमा के बारे में जानते हैं। तो देखिए, मांग जमा से तात्पर्य बैंक खाते में रखी धनराशि से है, जिसे बिना किसी नोटिस या जुर्माने के किसी भी समय निकालना जा सकता है। इन्हें चालू खाते के रूप में भी जाना जाता है। यह रोजमर्रा के लेन देन और भुगतान के लिए उच्च तरलता तथा अनुकूलन प्रदान करता है। चूँकि ग्राहक मांग पर धनराशि निकाल सकते हैं, बैंक आमतौर पर इन खातों पर बहुत कम या कोई ब्याज नहीं देते हैं। सावधि जमा क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, सावधि जमा एक निश्चित अवधि के लिए बैंक खाते में रखी गई धनराशि है, जिसे आमतौर पर अवधि या कार्यकाल के रूप में जाना जाता है। खाता धारक अवधि समाप्त होने तक धनराशि नहीं निकालने के लिए सहमत होते हैं। पैसे को लॉक करने के बदले में बैंक खाता धारकों को मांग जमा की तुलना से अधिक ब्याज दर से पुरस्कृत करता है। हालांकि परिपक्वता तिथि से पहले धनराशि निकालने पर आमतौर पर जुर्माना लगता है। बैंक से धन निकालने की होड़ क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में परिचय जानते हैं। तो देखिए, बैंक संचालन उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां बड़ी संख्या में जमाकर्ता एक साथ बैंक से अपना धन बैंक की सॉल्वेंसी या स्थिरता संबंधी चिंताओं के कारण निकालते हैं। प्रभाव क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, चलनिधि संकट है। सबसे पहले चलनिधि संकट देखते हैं।
आकस्मिक और बड़े पैमाने पर धन की निकासी से बैंक के लिए चल निधि संकट उत्पन्न हो सकता है। बैंक के पास सभी निकासी अनुरोधों को पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नकदी भंडार नहीं हो सकता है, जिससे जमाकर्ताओं के बीच घबराहट बढ़ सकती है। संक्रामक प्रभाव, किसी एक बैंक पर निर्भर रहने वाले बैंक प्रभावित हो सकता है, जिससे सिस्टम में शामिल अन्य बैंकों में भय उत्पन्न हो सकता है। यदि इस संक्रामक प्रभाव पर तुरंत काबू नहीं पाया गया तो यह व्यापक वित्तीय संकट का कारण बन सकता है। भरोसे की कमी, एक बैंक के दिवालिया होने से संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली से आम जनता का भरोसा गिर सकता है, जिससे वित्तीय संस्थानों में भरोसे की कमी हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप जमा पूंजी में दीर्घकालिक कमी हो सकती है, जिससे बैंकों को ऋण प्रदान करना और आर्थिक विकास का समर्थन करना कठिन हो जाएगा। इससे अर्थव्यवस्था के अनौपचारिकीकरण में वृद्धि हो सकती है। नोट, आइए समझते हैं। भारत में जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम DICGC एक निश्चित सीमा वर्तमान में प्रति बैंक पर प्रति जमाकर्ता 5 लाख रुपए तक बैंक जमा के लिए जमा बीमा प्रदान करता है। हालांकि बैंक के विफल होने की स्थिति में इस सीमा से अधिक धनराशि वाले जमाकर्ताओं को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं।